हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप। दोस्तों, पिछली दो क्लासों से हम लगभग चर्चा कर रहे थे विकास को प्रभावित करने वाले कारक और स्पेशली वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका पर हमने चर्चा की थी। किस पर? वंशानुक्रम और वातावरण। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि वंशानुक्रम और वातावरण विकास को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक है और दोनों के ऊपर कंप्लीटली हमने अलग अलग क्लासों में हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं विकास के सिद्धांतों। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? विकास के सिद्धांतों की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और नंबर 1 पर हम ले रहे हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास बोल दीजिए या बोल दीजिए मानसिक विकास, एक ही बात है। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था किसने? जीन पियाजे ने। प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और रहने वाले कहां के थे ये? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे ये? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे और स्पेशली जीव वैज्ञानिक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? जीव वैज्ञानिक इनको कहा जाता है, जीन पियाजे को। जीव वैज्ञानिक। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे को ही विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। अब आप मेरे को बताइए, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत कहां से लेकर कहां तक का अध्ययन किया जाता है? तो बिल्कुल विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का। कहां से कहां तक? गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। यानी गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक की मानव की समस्त विकास अवस्थाओं का अध्ययन मनोविज्ञान जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है विकासात्मक मनोविज्ञान। और बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कहां से कहां तक? बाल विकास में अध्ययन होता है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का। कहां से कहां तक? गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। गर्भावस्था से किशोरावस्था। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास के अंतर्गत। यानी मैं यूं कहूं कि अगर बाल विकास के क्षेत्र को किशोरावस्था से लेकर कहां तक यदि हम बढ़ा दे वृद्धावस्था तक, तो क्या बन जाएगी वो? विकासात्मक मनोविज्ञान। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन होता है गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी शुरू से लेकर के अंत तक जितनी भी विकास अवस्था है मानव की, उन सभी विकास अवस्थाओं का अध्ययन होता है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत। और बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन होता है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। आगे देखिए दोस्तों, पियाजे ने कुछ बुक्स लिखी हैं। जब हम पियाजे को पढ़ने जा रहे हैं तो कंप्लीटली हम पियाजे को हम वहां पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, उनको एक बार हम उनका नाम देख लेते हैं। नंबर 1 पर है चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ये बुक इन्होंने लिखी थी 1920 में। कब लिखी थी? 1920 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। एक लिखी थी इन्होंने लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। कौन सी लिखी थी? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड।
लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, थॉट ऑफ द चाइल्ड। और ये बुक इन्होंने लिखी थी 1926 में, 1926। कब लिखी थी? 1926 में इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट बुक इन्होंने लिखी थी मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। कौन सी थी? मोरल जजमेंट, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। और ये बुक इन्होंने लिखी थी 1930 में, 1930 में। तो बाल विकास के संदर्भ में इन्होंने 3 बुक लिखी थी। कितनी बुक लिखी थी? 3 बुक इन्होंने लिखी थी। वैसे एक स्पेशली एक वीडियो अलग से मैं डालूंगा, उसमें बाल विकास के संदर्भ में जितने मनोवैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने जो बुकें लिखी थी उनका एक अलग से वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा। इन्होंने 3 बुक लिखी थी, आपको नाम ध्यान होना चाहिए दोस्तों। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड 1920 में इन्होंने लिखी थी, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1926 में इन्होंने लिखी थी, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1930 में इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा 2 बुक और है, उनका अगर आप नाम ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी इग्नोर कर सकते हो। बाकी आपको 3 नाम ही जरूर ध्यान होनी चाहिए 3 बुकों के। एक बुक थी उनमें साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। और एक बुक थी साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस। साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड 1920 में इन्होंने लिखी थी, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। तीनों बुक आपको ध्यान में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बाल विकास संदर्भ में लिखी हुई बुक है ये तीनों। इसके अलावा इन्होंने साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड और साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस ये बुक और इन्होंने लिखी थी। तो वैसे आप अगर इन दोनों को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो इन दोनों को आप, लेकिन बाकी ऊपर जो तीनों बुक है उनके नाम आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो जीन पियाजे के संदर्भ में एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको बता दी है। आगे हम कंप्लीटली चर्चा करने जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। किस पर? संज्ञानात्मक विकास के ऊपर हम कंप्लीटली आगे चर्चा करने जा रहे हैं डिटेल से। संज्ञानात्मक विकास, और आप लोगों को पता होना चाहिए जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसको बहुत लॉजिकल और तार्किक माना जाता है। लॉजिकल क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने 3 बच्चों के ऊपर, जिनका नाम है लॉरेंट, क्या नाम है? लॉरेंट, ल्यूशिन और जैकलीन। इन्होंने अपने 3 बच्चे लॉरेंट, ल्यूशिन, जैकलीन के मानसिक विकास का कंप्लीटली अध्ययन करके विकास के इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए इस सिद्धांत को बहुत लॉजिकल माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लॉरेंट, ल्यूशिन, जैकलीन के मानसिक विकास का अध्ययन करके इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था। अब क्या होता है संज्ञानात्मक विकास, क्या होता है मानसिक विकास, किसको बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास? तो ज्ञान शक्ति में वृद्धि। किस में वृद्धि? ज्ञान शक्ति में वृद्धि क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। और ज्ञान शक्ति में वृद्धि किसके माध्यम से होती है? संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। किससे होती है? संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ज्ञान शक्ति में हम वृद्धि करते जाते हैं। यही क्या है? हमारा संज्ञानात्मक विकास है। अब संवेदना तो क्या है और प्रत्यक्षीकरण क्या है? संवेदना क्या है और प्रत्यक्षीकरण क्या है? संवेदना ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी होती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, संवेदना का अर्थ होता है महसूस करना। तो ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, ज्ञानेंद्रिय कितनी हमारी? 5 है। कितनी ज्ञानेंद्रिय है? 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, चख करके और सूंघ करके जो कुछ भी हम वातावरण से ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, वो क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। लेकिन संवेदना के माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान क्या होता है? अधूरा होता है। क्या होता है? अधूरा होता है, क्योंकि हम सिर्फ उसको महसूस करते हैं
उसका अर्थ और उसकी व्याख्या नहीं करते यहां पर हम, सिर्फ उसको हम महसूस करते हैं। इसलिए यह ज्ञान क्या होता है, अधूरा होता है। ज्ञान पूर्ण कब होगा, जब हम उसका प्रत्यक्षीकरण कर लेंगे, जब उसको हम एक संज्ञा दे देंगे, यानी सांवैधानिक ज्ञान की जब हम व्याख्या करते हैं, जब उसको पर्टिकुलर एक संज्ञा दे देते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, गुण और दोषों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, तो वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। तो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से हम क्या करते जाते हैं, हमारी ज्ञान शक्ति में वृद्धि करते जाते हैं। यही क्या है, हमारा संज्ञानात्मक विकास है। तो संज्ञानात्मक विकास बोल दो या मानसिक विकास बोल दो, एक ही बात है। और मानसिक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है, तर्क करना, चिंतन करना, अवधान करना। अवधान मतलब ध्यान केंद्रित करना, स्मरण करना, कल्पना करना, समस्या समाधान करना, अधिगम करना, अधिगम करना, निरीक्षण करना, वर्गीकरण करना, प्रत्यक्षीकरण करना, प्रत्यक्षीकरण करना, प्रत्यक्षीकरण करना, संप्रत्ययीकरण, संप्रत्ययीकरण, ये सारी क्रियाएं आती है मानसिक पक्ष के अंतर्गत। संप्रत्ययीकरण क्या होता है, संप्रत्ययीकरण होता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी प्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन यानी विचारों का निर्माण करना, यह कहलाता है संप्रत्ययीकरण। तो मानसिक पक्ष के अंतर्गत आता है तर्क करना, ठीक है, चिंतन करना, अवधान, स्मरण, कल्पना, समस्या समाधान, अधिगम, निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रत्यक्षीकरण और संप्रत्ययीकरण। ये समस्त क्रियाएं जो होती है, मानसिक क्रियाएं होती है, वो आती है मानसिक पक्ष के अंतर्गत। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कुछ विशेषताएं बताई। क्या बताई इन्होंने, कुछ विशेषताएं बताई। इन्होंने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास आरोही होता है। क्या होता है, आरोही होता है, यानी क्रमिक रूप से बढ़ता रहता है। आगे बताया इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास क्रमिक होता है। क्या होता है, क्रमिक होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न से उच्चतर होता है। क्या होता है, निम्न से उच्चतर होता है, निम्न से उच्चतर होता है। संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास असतत होता है, असतत होता है। अब देखिए यहां पर इन्होंने संज्ञानात्मक विकास जो क्या कहा है, असतत कहा है। क्या कहा है इन्होंने, असतत कहा है। जबकि जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स्की का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास बालक में सतत रूप से होता है। क्या होता है, सतत रूप से होता है। लेकिन पियाजे का मानना है संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, असतत होता है। असतत क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि जो बालक में संज्ञानात्मक विकास होता है ना, वो अलग अलग चरणों में होता है। यानी 0 से 2 वर्ष में अलग होता है, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15, यानी इस तरह से इन्होंने अलग अलग चरणों में इनको डिवाइड किया। इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसको असतत बताया। क्या बताया इन्होंने, असतत बताया इन्होंने। संज्ञानात्मक विकास गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। क्या होता है, गुणात्मक रूप से
भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से नहीं होता है। यानी हम ये नहीं बता सकते संज्ञानात्मक विकास 1 किलो कम हुआ है, 1 लीटर अधिक हो गया, यानी मात्रात्मक रूप से नहीं होता, क्या होता है, गुणात्मक रूप से होता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा है, संज्ञानात्मक विकास गुणात्मक रूप से क्या होता है, भिन्न होता है। आगे देखिए, बुद्धि के संदर्भ में जीन पियाजे ने कहा कि बुद्धि क्या होती है, अर्जित होती है। बुद्धि को क्या कहा इन्होंने, अर्जित योग्यता माना है बुद्धि को। जीन पियाजे ने बुद्धि को क्या माना, इन्होंने अर्जित माना है, अर्जित योग्यता माना है इन्होंने बुद्धि को। नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं ना बुद्धि को, तो बुद्धि वैसे जन्मजात होती है, वंशानुक्रम से हमको मिलती है। बुद्धि कहां से मिलती है हमको, वंशानुक्रम से मिलती है, जन्मजात होती है बुद्धि। लेकिन पियाजे का मानना है कि बुद्धि क्या होती है, अर्जित होती है, और इसमें अनुकूलन और संगठन की योग्यता होती है। किसकी योग्यता होती है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और अनुकूलन, एडेप्टेशन। पियाजे का मानना है कि बुद्धि अर्जित होती है और ये अनुकूलन और संगठन की योग्यता होती है। यानी संगठन और अनुकूलन की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। संगठन क्या होता है, संगठन का मतलब, यानी बुद्धि को इन्होंने समस्त मानसिक जो शक्तियां उनका क्या माना है, इन्होंने संगठन माना है। और अनुकूलन यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेने की शक्ति। तो बुद्धि को इन्होंने क्या माना है, अर्जित योग्यता माना है। क्या माना है इन्होंने, बुद्धि को अर्जित योग्यता कहा है। इसके अलावा इन्होंने मानव विकास के 3 पक्ष इन्होंने बताए। क्या बताए इन्होंने, मानव विकास के 3 पक्ष इन्होंने बताए हैं। मानव विकास के 3 पक्ष, मानव विकास के 3 पक्ष इन्होंने बताए हैं। पहला है जैविक परिपक्वता, जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। और जैविक परिपक्वता को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है। क्या माना है इन्होंने, जैविक परिपक्वता को सबसे महत्वपूर्ण माना है इन्होंने मानव विकास के अंतर्गत। जैविक परिपक्वता मतलब जब हम ऑटोमेटिक वंशानुगत कारकों से हम ऑटोमेटिक जब हम मेच्योर होते जाते हैं, ऑटोमेटिक जो मेच्योरिटी हमारे अंदर आती है, उसको इन्होंने क्या माना है, जैविक परिपक्वता इन्होंने माना है। जैविक परिपक्वता को सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है इन्होंने मानव विकास में। दूसरा है, इन्होंने बताया है भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, यानी भौतिक वातावरण से हम जो कुछ भी हम अनुभव प्राप्त करते जाते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव, यानी हम हमारे सामाजिक वातावरण से, यानी हमारा परिवार हो गया, ठीक है, समाज हो गया, विद्यालय हो गया, मित्र मंडली होगी, वहां से हम जो कुछ भी अनुभव हम ग्रहण करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो 3 इन्होंने मानव विकास के 3 पक्ष इन्होंने बताए, जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण से प्राप्त अनुभव और सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। इसके अलावा इन्होंने बुद्धि को अर्जित योग्यता माना है। वैसे बुद्धि जन्मजात होती है, वंशानुक्रम से हमको मिलती है, लेकिन पियाजे का मानना है कि बुद्धि जन्मजात नहीं, अर्जित योग्यता है। और बुद्धि को इन्होंने संगठन और अनुकूलन की योग्यता माना है। किसकी माना है, संगठन और अनुकूलन की योग्यता इन्होंने संगठन और अनुकूलन करने की योग्यता क्या कहा इन्होंने, बुद्धि कहा है। आगे चर्चा करने जा रहे हैं हम संज्ञानात्मक विकास कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के संदर्भ में। और नंबर 1 पर आती है स्कीमा। नंबर 1 पर क्या है, स्कीमा। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि स्कीमा आखिर होती क्या है, किसको कहते हैं स्कीमा। तो बिल्कुल आज के बाद में आपका एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर स्कीमा क्या होती है। तो एक छोटे से एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि स्कीमा क्या है। बालक पहली बार कौवे को देखता है, कौवे को देखकर एक क्वेश्चन करता है कि पापा ये क्या है। उसके पापा रिप्लाई करते हैं कि बेटा ये तो कौवा है। क्या कहते हैं पापा, कि बेटा ये तो कौवा है। अब बच्चा कौवे को देख करके उसका प्रत्यक्षीकरण करके एक इमेज, एक संरचना अपने माइंड के अंदर बनाता है। क्या संरचना बनाता है कि 2 पैर वाला, 2 पंख वाला और आसमान में उड़ने वाला प्रत्येक पक्षी क्या होता है, कौवा होता है। क्या संरचना बनाई बच्चे ने कि 2 पैर वाला, 2 पंख वाला और आसमान में उड़ने वाला प्रत्येक पक्षी क्या होता है, कौवा होता है। तो ये एक संरचना उसने अपने माइंड के अंदर बनाई। कहने का मतलब मानसिक संरचना की एक इकाई होती है स्कीमा। क्या होती है स्कीमा,
मानसिक संरचना की एक इकाई है स्कीमा। स्कीमा क्या है? मानसिक संरचना की एक इकाई। यानी बच्चे ने कव्य को देखा पहली बार, कव्य को देख कर क्या किया उसने? उसका प्रत्यक्षीकरण किया कि दो पैर वाला, दो पंख वाला, आसमान में उड़ने वाला प्रत्येक पक्षी क्या है? कौवा। यानी उसके लिए क्या हो गया? प्रत्येक पक्षी जो आसमान में उड़ता है, दो पैर वाला, दो पंख वाला, वो क्या हो गया? क्या हो गया? उसके लिए कौवा हो गया। यानी उसने क्या किया? एक मानसिक एक संरचना अपने दिमाग के अंदर डेवलप की, अपने माइंड के अंदर डेवलप की। ऐसी हजारों संरचनाएं हमारे माइंड के अंदर होती है, ऐसी हजारों संरचनाएं हमारे माइंड के अंदर डेवलप होती है। वो सभी क्या होती है? हमारी स्कीमा होती है। क्या होती है? स्कीमा होती है। यानी मानसिक संरचना की एक इकाई है स्कीमा। स्कीमा के माध्यम से हम क्या करते हैं? जीवन में आने वाली समस्याओं की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। स्कीमा की सहायता से हम जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या करते हैं? जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान हम किसके सहारे करते हैं? स्कीमा की हेल्प से करते हैं। कैसे? देखिए, बालक ने पहली बार कौवे को देखा, ठीक है, देख करके उसका प्रत्यक्षीकरण किया कि दो पैर वाला, दो पंख वाला, आसमान में उड़ने वाला प्रत्येक पक्षी क्या है? कौवा। अब जैसे ही इससे मिलती जुलती समस्या या सेम ऐसी समस्या नेक्स्ट टाइम बालक के सामने आएगी, तो बालक क्या करेगा? पूर्व निर्मित अनुभव के आधार पर उस समस्या क्या कर देगा? व्याख्या कर देगा, समस्या का समाधान कर देगा। यानी पूर्व निर्मित जो स्कीमा है उसकी सहायता से क्या कर देगा? उसकी समस्या का समाधान कर देगा। देखिए कैसे। अब नेक्स्ट टाइम जैसे कौवा बालक के सामने आता है, क्या होता है? नेक्स्ट टाइम जैसे उड़ता हुआ कौवा आकर के बालक के पास में बैठता है, तो बालक चिल्लाते हुए कहता है, पापा देखो कौवा। क्या कहा बालक ने? पापा देखो कौवा। यानी बालक ने क्या किया? समस्या का क्या कर दी? व्याख्या कर दी समस्या की। किसके आधार पर? पूर्व निर्मित स्कीमा के आधार पर। पहले जो संरचना बनी हुई उसके माइंड में, जो पहले स्कीमा बना हुआ उसके माइंड में, उसके आधार पर क्या कर दिया? उसने उस समस्या का समाधान कर दिया। तो स्कीमा की सहायता से हम क्या करते हैं? जीवन में आने वाली समस्याओं को क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं, उसका समाधान करते हैं। इसके अलावा देखिए, सूचनाओं का संगठित पैकेट है स्कीमा। पैकेट है स्कीमा। कैसे? सूचनाओं का संगठित पैकेट कैसे स्कीमा? जैसे मान लीजिए, अब नेक्स्ट टाइम बालक के सामने क्या आता है? कबूतर आता है। क्या आ जाता है? बालक के सामने उड़ता हुआ आकर के बालक के पास में कबूतर आकर के बैठ जाता है। अब बालक चिल्लाते पापा से कहता है, पापा देखो कौवा। क्या कहता है बालक? पापा देखो कौवा। पापा कबूतर को देखते हैं और बेटे को समझाते हैं कि बेटा ये कौवा नहीं है, ये तो कबूतर है। क्या है? कबूतर। और पापा क्या करते हैं? कबूतर और कौवे के बीच में अंतर अपने बच्चे को बताते हैं। यानी क्या हुआ? यहां पर बच्चा क्या कर रहा है? सूचना प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है? सूचना प्राप्त कर रहा है। तो सूचनाओं का संगठित पैकेट है स्कीमा। अब आप मुझे बताइए, क्या जो स्कीमा होता है वो स्थायी होता है, परिवर्तित होता है? स्कीमा जो होता है स्थायी होता है या फिर परिवर्तित होता है? बिल्कुल, स्कीमा जो होता है परिवर्तित होता रहता है। स्कीमा परिवर्तित होता रहता है। स्कीमा परिवर्तित होता रहता है। कैसे? जैसे देखिए, बालक ने पहले कौन सा स्कीमा बनाया था कि दो पैर वाला, दो पंख वाला और आसमान में उड़ने वाला प्रत्येक पक्षी क्या होता है? कौवा होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही बालक के सामने कबूतर आता है, क्या आता है? कबूतर आता है, तो उसके पापा उसको बताते हैं कि बेटा ये तो कबूतर है, और उन दोनों के बीच के अंतर को उसको समझाते हैं। तो बालक क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण करता है। क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण करता है। और अपने जो पहले जो स्कीमा बना रखा था उसमें क्या करता है? चेंजेस करता है। क्या करता है? उसमें परिवर्तन करता है उस स्कीमा में। और वो ये
संरचना बनाता है कि प्रत्येक पक्षी कौवा नहीं होता है, दो पैर वाला, दो पंखों से उड़ने वाला आसमान में हर पक्षी कौवा नहीं होता। यानी क्या किया उसने, पहले पूर्व निर्मित जो स्कीमा था उसमें क्या कर दिया उसने, चेंजेज कर दिया। तो स्कीमा क्या हो गया, मानसिक संरचना की एक इकाई है स्कीमा। क्या हो गई, मानसिक संरचना की एक इकाई है स्कीमा। स्कीमा की सहायता से हम क्या करते हैं, जीवन में आने वाली समस्याओं की व्याख्या करते हैं। सूचनाओं का संगठित पैकेट है स्कीमा। स्कीमा परिवर्तित होता रहता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के संदर्भ में हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं वो भी क्या है, स्कीमा की सहायता से करते हैं। व्यक्ति व वस्तु के प्रति व्यवहार का तरीका है स्कीमा। तो स्कीमा दोस्तों आपके समझ में आया होगा, स्कीमा क्या है। बालक ने पहली बार कव्वे को देखा, इसको देखा बालक ने पहली बार कव्वे को देखता है, तो कव्वे को देख करके उसने क्या की, एक संरचना अपने दिमाग में बनाई, उसका प्रत्यक्षीकरण किया और उसकी एक संरचना अपने माइंड में बनाई कि दो पैर वाला, दो पंख वाला और आसमान में उड़ने वाला प्रत्येक पक्षी क्या है, कौवा है। क्या है, प्रत्येक पक्षी क्या होता है, कौवा होता है। तो एक संरचना उसने अपने माइंड के अंदर बनाई। तो ऐसी पता नहीं कितनी ही संरचनाएं हमारे दिमाग के अंदर होती है, सिर्फ एक कौवे को लेकर के नहीं, बिल्ली को लेकर के, टेबल को लेकर के, अलग अलग विषयों को लेकर के, अलग चीजों को लेकर के, हर एक संरचना हमारे माइंड में, हजारों संरचनाएं हमारे माइंड के अंदर है। तो ये सभी संरचनाएं क्या कहलाती है, ये सभी संरचनाएं क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। यानी मानसिक संरचना की एक इकाई है स्कीमा। क्या है, मानसिक संरचना की एक इकाई है स्कीमा। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जीवन में आने वाली समस्या क्या करते हैं, समाधान करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। कैसे, जैसे ही बालक के सामने उससे मिलती जुलती कोई समस्या आती है, फिर वैसी की वैसी कोई समस्या आती है, यानी जैसे ही बालक के सामने, बालक ने स्कीमा डेवलप कर रखा है किसका, कौवे का। क्या कर रखा है, स्कीमा डेवलप कर रखा है कौवे का। तो जैसे दोबारा कौवा उसके सामने आता है, बालक कह देता है पापा देखो कौवा। क्या कह देता है बालक, पापा देखो कौवा। यानी इसकी सहायता से बालक क्या कर रहा है, पूर्व निर्मित स्कीमा की सहायता से बालक समस्या का समाधान कर रहा है। क्या कर रहा है, समस्या का समाधान कर रहा है। तो स्कीमा की सहायता से हम क्या करते हैं, जीवन में आने वाली समस्याओं की व्याख्या करते हैं, उनका समाधान हम करते हैं। सूचनाओं का संगठित पैकेट है स्कीमा। सूचनाओं का संगठित पैकेट कैसे, जैसे मान लीजिए बालक सूचनाएं प्राप्त करता है वस्तुओं के संदर्भ में। बालक कोई चीज पहले देख नहीं रखी है, जैसे मान लीजिए कौवा है, उसके सामने कौवा आया, अब बालक जानता थोड़ी है, उसने क्वेश्चन किया कि पापा ये क्या है, तो पापा ने क्या बताया उसको कि बेटा ये तो कौवा है। तो उसने क्या प्राप्त की, उस वस्तु के संदर्भ में सूचना प्राप्त की। ऐसी पता नहीं कितनी वस्तुओं के संदर्भ में कितनी सूचनाएं हम ग्रहण करते रहते हैं वातावरण से। तो सूचनाओं का एक संगठित पैकेट होता है स्कीमा। क्या होता है, संगठित पैकेट होता है स्कीमा। स्कीमा परिवर्तित होता रहता है, यह स्थायी नहीं होता है जब तक कि एक सही स्कीमा का निर्माण नहीं हो जाता है। तो स्कीमा क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। जैसे मान लीजिए बालक के लिए, बालक ने सबसे पहले स्कीमा कौन सा बनाया था कि दो पैर वाला, दो पंखों वाला, आसमान में उड़ने वाला प्रत्येक पक्षी कौवा होता है। लेकिन जैसे बालक के सामने कबूतर आया तो बालक चिल्लाते हुए कहता है कि पापा देखो कौवा। पापा कहते हैं बेटा ये कौवा नहीं है तो कबूतर है, और उनको समझाते दोनों के अंतर को। तो बालक क्या करता है, अपने स्कीमा में चेंजेज करता है, उसमें परिवर्तन लाता है कि दो पैर वाला, दो पंखों वाला, आसमान में उड़ने वाला प्रत्येक पक्षी कौवा नहीं होता है। तो स्कीमा क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। व्यक्ति व वस्तु के प्रति व्यवहार करने का तरीका भी क्या है, स्कीमा है। तो दोस्तों आपको समझ में आया हुआ अच्छे से स्कीमा, और आज के बाद में आपका एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी कि स्कीमा क्या होता है। अब देखिए आगे, स्कीमा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है स्कीमा, दो प्रकार का होता है स्कीमा। वैसे इतना डीपली पूछेगा नहीं एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। स्कीमा दो प्रकार का होता है। पहला तो है व्यवहारात्मक स्कीमा, व्यवहारात्मक स्कीमा, और दूसरा है ज्ञानात्मक या मानसिक स्कीमा, मानसिक स्कीमा। व्यवहारात्मक स्कीमा उसको बोलते हैं जब हम शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से किसी चीज की व्याख्या करते हैं। किसके माध्यम से, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जब हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं तो वो कहलाता है व्यवहारात्मक स्कीमा। जैसे मान लीजिए हाथ जोड़ करके किसी से नमस्ते करना, तो शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से हम कर रहे हैं ना, तो वो कौन सा स्कीमा कहलाएगा, व्यवहारात्मक स्कीमा।
मानसिक स्कीमा वो होता है जिसमें हमारी मानसिक क्रियाएं सक्रिय होती है, यानी मानसिक क्रियाओं के माध्यम से जब हम किसी समस्या की व्याख्या करते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो वो कहलाता है मानसिक स्कीमा। जैसे पहेलियां बुझाना, पजल सोल्व करना, तार्किक रूप से वाद विवाद करना, ये सब किस में आएगा? मानसिक स्कीमा के अंतर्गत, यानी हम उसमें मानसिक क्रिया हमारी सक्रिय होती है। तो मानसिक क्रियाओं के माध्यम से जब हम किसी समस्या की व्याख्या करते हैं तो कहलाता है मानसिक स्कीमा। एक होता है स्कीम्स, ये तो हो गया स्कीमा, ये तो हो गया स्कीमा, और ये है एक स्कीम्स। स्कीम्स अलग है। अब देखिए स्कीम्स क्या है। स्कीम्स होते हैं हमारा व्यवहार करने का तरीका, यानी किसी कार्य को जब हम करते हैं, रोज हम किसी कार्य को जब बार बार उस कार्य को हम दोहराते जाते हैं तो मशीन की तरह उस कार्य को हम करने लग जाते हैं, उन व्यवहारों को मशीन की तरह करने लग जाते हैं, यानी सोचना नहीं पड़ता हमको, माइंड के ऊपर जोर नहीं डालना पड़ता उन कार्यों करने के लिए। जैसे नहाना, कपड़े पहनना, खाना खाना, जूते पहनना, फीते बांधना, ये सभी ऐसे कार्य है जिनको करने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है, वो सभी क्या बन जाते हैं? हमारी स्कीम्स बन जाती है, यानी व्यवहार का एक संगठित पैटर्न कहलाता है स्कीम्स। आगे हैं अनुकूलन। अनुकूलन, एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को बनाने के लिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित करने के लिए हम जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, हम जो भी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और वातावरण के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं, वो क्रिया कौन सी कहलाएगी? अनुकूलन। यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को बनाने के लिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए, ठीक है दोस्तों, थोड़ी लाइट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। टॉपिक चल रहा था हमारा अनुकूलन। अनुकूलन, एडेप्टेशन। देखिए अनुकूलन क्या है? वातावरण के साथ में अपने आप को एडजस्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है अनुकूलन। यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की जो प्रक्रिया है, हम वातावरण के अनुसार अपने आप को जो बनाने के लिए जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं वो कहलाता है अनुकूलन। क्या कहलाएगा वो? अनुकूलन। जैसे मान लीजिए आपको घर का एनवायरनमेंट है और जब आप वहां से घर को छोड़ करके बाहर रूम लेकर के, रेंट लेकर के पढ़ाई करते हो, तो आप घर का एनवायरनमेंट और बाहर का उस रूम का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होगा। क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। घर पर गर्मी से बचने के लिए आपके पास में एसी भी है, कूलर भी है, ठीक है, गर्मी से बचने के लिए एसी कूलर दोनों है, ठंडा पानी पीने के लिए फ्रीज है, ठीक है, सोने के लिए बेड है। लेकिन जब आप घर के एनवायरनमेंट को छोड़कर बाहर रेंट पर रूम लेकर के पढ़ाई करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपके पास में वहां पर एसी भी और कूलर भी हो सकता है वहां पर आपको पंखे की गर्म हवा में बैठ करके पढ़ाई करनी पड़े, हो सकता है वहां पर आपको नॉर्मल पानी पीना पड़े, हो सकता है वहां पर बेड ना हो तो आपको नीचे बिस्तरों पर नीचे बिस्तर करके छत पे भी सोना पड़े। यानी जब आपको ऐसा एनवायरनमेंट वहां पर मिलता है, बिल्कुल घर से अलग एनवायरनमेंट जब आपको मिलता है, तो आप क्या करोगे? उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढालने के लिए क्या करोगे? क्रिया प्रतिक्रिया करोगे। यानी अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाने के लिए आप कोशिश करोगे। तो आप अपने आप को धीरे धीरे क्या कर लोगे? उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बना लोगे। तो आपने उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को जो ढालने के लिए जो क्रिया प्रतिक्रिया की, वो प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी? अनुकूलन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो अनुकूलन कहलाएगी। अब देखिए अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों से गुजरती है। पहली है आत्मीकरण। आत्मीकरण, आत्मीकरण बोल दो या सात्मीकरण बोल दो, एक ही बात है। इंग्लिश में बोलेंगे एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एसिमिलेशन। दूसरी प्रक्रिया है इसमें समायोजन। समायोजन या समंजन। इंग्लिश में बोलेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन। और तीसरा और अंतिम चरण है इसमें संतुलीकरण। कौन सा है? संतुलीकरण, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन।
आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण, ये 3 चरण है अनुकूलन की प्रक्रिया के। अब देखिए समझिए इनको। आत्मीकरण क्या होता है? जब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ लिया जाए। जब पूर्व ज्ञान में हमारे पास में कोई ज्ञान पहले से मौजूद है, ठीक है, कोई ज्ञान हमारे पास पहले से मौजूद है, तो उस पूर्व ज्ञान में हम नवीन ज्ञान को ऐड कर लेते हैं, तो क्या है? आत्मीकरण है। जो सूचनाएं हमारे पास पहले से मौजूद है, क्या है? हमारे पास कुछ सूचनाएं पहले से मौजूद है, उन सूचनाओं में कुछ और सूचनाओं को जब हम ऐड कर लेते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया है? आत्मीकरण है। पहले से जो हमारे पास में स्कीमा मौजूद है, उस स्कीमा की सहायता से हम नवीन समस्या का समाधान कर रहे हैं, उस समस्या की व्याख्या कर रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया है? वो आत्मीकरण है। दूसरा है समायोजन या समंजन, एकोमोडेशन। समायोजन क्या होता है? देखिए इसमें चेंजेज होता है। क्या होता है? चेंजेज होता है। यानी मेरे पास में जो स्कीमा पहले से बना हुआ है, तो नवीन ज्ञान की सहायता से मैं उस स्कीमा में क्या करूंगा? चेंजेज करूंगा, परिवर्तन करूंगा। यानी मेरे पास में जो ज्ञान पहले से मौजूद है, उस ज्ञान में मैं क्या करूंगा? नवीन ज्ञान की सहायता से उस ज्ञान क्या करूंगा? चेंजेज करूंगा। तो वो प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी? समायोजन। यानी इसमें क्या होगा? चेंजेज होगा। यहां चेंजेज नहीं होगा, यहां पर जो पूर्व ज्ञान पहले से मौजूद है उसमें क्या करेंगे? हम उसको ऐड कर लेंगे, नवीन ज्ञान को। जो सूचनाएं हमारे पास पहले से मौजूद है उसमें क्या कर लेंगे? नवीन सूचनाओं को ऐड कर लेंगे। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? हम नवीन ज्ञान की सहायता से पूर्व जो स्कीमा बना हुआ है उसमें क्या करेंगे? हम परिवर्तन कर लेंगे। तो वो प्रक्रिया कहलाएगी समायोजन। संतुलीकरण कहलाएगा आत्मीकरण और समायोजन के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए एक सही स्कीमा का निर्माण करना कहलाता है संतुलीकरण। क्या कहलाएगा? संतुलीकरण कहलाएगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने आपको स्कीमा में दिया था, ठीक उसी एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एक बच्ची इसने कव्वे को देख रखा है। क्या कर रखा है? कव्वे को देख रखा है। यानी कव्वे का स्कीमा पहले से उसके अंदर डेवलप, उसके दिमाग में, यानी कव्वे का जो नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान उसके अंदर बना हुआ ऑलरेडी। जैसे ही कबूतर उसके सामने आता है, क्या आता है? कबूतर उसके सामने आता है, बच्ची कहती है ये तो कौवा है। क्या कहती है? ये तो कौवा। यानी पहले से जो स्कीमा उसके अंदर बना हुआ है, पूर्व स्कीमा की सहायता से उसने क्या कर दिया? उस समस्या का समाधान कर दिया, उस समस्या की व्याख्या कर दी। तो ये प्रक्रिया कौन सी होगी? आत्मीकरण। थोड़ी देर बाद वो बच्ची कहती है कि नहीं नहीं, कौवा तो काले रंग का होता है, ये तो सफेद है। ये तो क्या है? सफेद है। ये तो क्या हो गया? सफेद कौवा है। क्या ये? सफेद कौवा। यानी बच्ची क्या कर रही है? यहां पर स्कीमा में चेंजेज कर रही है, परिवर्तन कर रही है। आंशिक रूप से उस स्कीमा में क्या कर रही है? परिवर्तन कर रही है। यानी क्या कह रही है? उसको सफेद कौवा कह रही है कि ये सफेद कौवा है। तो यहां पर परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सी प्रक्रिया होगी? समायोजन। संतुलीकरण। थोड़ी देर बाद में वो बच्ची घर पर आती है, अपनी बुक्स उठाती है, उसमें देखती है ये तो कौवा है और ये कबूतर है। यानी दोनों बीच में अंतर करती है। दोनों बीच में अंतर कर करके एक सही स्कीमा का निर्माण करते हुए कहती है कि नहीं ये कौवा नहीं है, ये तो क्या है? कबूतर है। क्या है? ये कबूतर है। तो यानी जो पहले से जो स्कीमा मौजूद है, जो पहले से स्कीमा मौजूद है, उसकी सहायता से नवीन समस्या का समाधान करना, वो तो कहलाएगा आत्मीकरण। पहले से जो नॉलेज मेरे पास में, जो सूचनाएं पहले से मेरे पास में है, उनमें नवीन सूचनाओं को ऐड करना, नए ज्ञान को ऐड करना, वो कहलाएगा आत्मीकरण। यहां पर चेंजेस नहीं होगा, यहां पर हम सूचनाओं को ऐड कर लेंगे जो पहले से हमारे पास में है, उनमें नवीन सूचनाओं को ऐड कर लेंगे, नवीन ज्ञान को ऐड कर लेंगे पूर्व ज्ञान में, तो वो तो आत्मीकरण हो जाएगा। समायोजन कहलाएगा जब मैं मेरे जो पहले जो स्कीमा निर्मित है, डेवलप मेरे अंदर, तो नवीन ज्ञान के माध्यम से मैं उस स्कीमा में चेंजेस जब मैं कर लेता हूं, तो वो कहलाएगा समायोजन। जब मैं परिवर्तन कर लूंगा अपनी स्कीमा में, तो वो क्या कहलाएगा? समायोजन। संतुलीकरण कहलाएगा जब आत्मीकरण और समायोजन दोनों के मध्य में संतुलन स्थापित करते हुए एक सही स्कीमा का मैं डेवलप करता हूं अपने अंदर, वो कहलाएगा संतुलीकरण। तो दोस्तों बिल्कुल जो जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है, स्कीमा है, संतुलीकरण है, आत्मीकरण है, समायोजन है, अनुकूलन है, संगठन है, ये एक क्लास हमारी आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जो जीन पियाजे की जो विकासात्मक अवस्था इन्होंने समझाई थी अलग अलग, उनको क्रमबद्ध रूप से अगली क्लास में हम उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप मस्ती से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।